लगातार अलग अलग सियासी पार्टियों, विपक्षी पार्टियों, खासतौर पर ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, इन तमाम लोगों से मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी देश की कांग्रेस आखिरकार क्यों अरविंद केजरीवाल की इस पूरी मुहिम से सहमत नहीं है? खासतौर पर दिल्ली के जो बड़े सीनियर नेता हैं उनका विचार अरविंद केजरीवाल को समर्थन न देने का और खासतौर पर इस अध्यादेश को न समर्थन देने का क्यों है? हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित जी हैं। संदीप जी, आप और अजय माकन दो लोग जो हैं वो पूरी तरीके से मुखर होकर के इस बात का विरोध कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस समय ये ऑक्सीजन नहीं देना चाहिए। आखिरकार जब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ के फैसले के बाद ये जो अध्यादेश आया है, इसमें जो बातें कही गई हैं वो कहीं ना कहीं न्याय संगत है और इसमें अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस पार्टी को समर्थन नहीं देना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, पहली चीज तो ये सिर्फ अजय जी और मैं नहीं, दिल्ली में मेरे ख्याल से 95%, और मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, कार्यकर्ता, नेता क्या करते हैं क्या नहीं कहते हैं बाकी नेताओं का मैं नहीं जानता हूं, तो वही जाने। 95%, 98% कार्यकर्ताओं का क्लियर है कि हमें इसको समर्थन नहीं देना। और यही नहीं, पंजाब में यही हाल है, जहां तक मुझे फोन पर बात हुई है बहुत से लोगों से। गुजरात के कांग्रेस में यही हाल है, उत्तराखंड में यही है, हिमाचल में यही है, गोवा में यही है, जहां जहां आम आदमी पार्टी थोड़ी बहुत एक्टिव रही है। तो ये व्यापक जहां जहां लोगों का सरोकार हुआ है इस पार्टी से और इसके भद्देपन से और इसकी घटिया राजनीति से, वहां वो लोग साफ है इस बात से। दूसरा जो एक आपने महत्वपूर्ण बात कही कि सबसे प्रथम हमारी बात ये नहीं है कि कोई केजरीवाल आम आदमी किसका समर्थन है नहीं समर्थन। ये विषय जो है, जैसे कल अजय जी ने भी कहा, हम लोग भी बार बार कह रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया मेरे ख्याल से बिल्कुल सही नहीं था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है, ये जरूरी नहीं है कि हर बार वो सही जजमेंट दे। पहले भी कई बार राजनीतिक दलों का नहीं रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज के हिसाब से जो जजमेंट दिया है, और हम लोग कई बार कानून लाए और हमने उन जजमेंट्स को बदला है। देखिए, एक है क्या राज्य सरकार को ताकत होनी चाहिए, ट्रांसफर पोस्टिंग की होनी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार को, यूनियन टेरिटरी को नहीं। संविधान में नहीं तो क्यों उस समय यूनियन टेरिटरी शब्द का इस्तेमाल किया? वो ये कारण हुआ क्या, समय में दिल्ली को लगा कि दिल्ली थोड़ा बड़ा राज्य हो रहा है, इसको अपने यहाँ के स्थानीय लोगों की कुछ न कुछ हस्तक्षेप होना चाहिए नीतियों में। तो एक असेंबली लाए, असेंबली को बहुत पावर दी गई। और जैसे 93 के बाद दिल्ली में अलग अलग सरकारों ने दिखाया, विशेषकर कांग्रेस की 15 साल ने, कि यहाँ की जो स्थिति थी उसके अंदर भी क्रांतिकारी परिवर्तन हो। एक दो नहीं, कम से कम 10 क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, बल्कि आज की सरकार भी उन्हीं परिवर्तनों पर 10 का 11 करके हुंकार भरती है। कोई भी आज तक ये बात को स्थापित नहीं कर पाया है कि केजरीवाल की सरकार ने 5% भी ज्यादा काम किया जो हमारी सरकारों ने किया, जब वो सब सरकारें काम कर सकती थी। और ऐसा नहीं है कि केवल भारत सरकार से लड़ाई होती है, एमसीडी से भी होती है दिल्ली सरकार की, शीला जी के समय भी रही, पहले भी रही। लेकिन इन लड़ाइयों को, इन आपस के द्वेष को, राजनीतिक द्वंद्वों को हमेशा आपस में मिलकर राजनीतिक तरीकों से, अपने प्रभाव से, पैसा देख के, बातचीत करके हमेशा सुलझाया गया है। और कोई भी ऐसी गुत्थी नहीं है जो दिल्ली के जनता के लिए सुलझाई न गई। देखिए, राजनीति में अलग अलग लोगों के विचारों को, अलग अलग विचारधाराओं को एक पटल पर लाकर उनके बीच में समझौता कराना क्यों किया जाता है? क्योंकि ये माना जाता है कि जनहित में अलग अलग सोचों को हमेशा एक साथ करके जब एक मिश्रित नीतियां बनती है तो शायद पहले से बेहतर बनती है। कुछ कोर आइडियोलॉजीज है, वो अलग बात है, हम उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन प्रशासन में, नीतियों में, इन चीजों में कुछ मूल ऐसे प्रिंसिपल होते हैं जिनका काम होता है। तो जब पहले ये काम होते थे, मैं आपको सिर्फ ये इसलिए ये बात बता रहा हूं क्योंकि मैं एक इस तर्क की तरफ ले जा रहा हूं जो मेरे हिसाब से मुख्य कारण है क्यों अरविंद केजरीवाल इतना परेशान और विचलित है। बात यह है कि आप देखिए, दो चीजें इसने की। जैसे ही इनको 2 या 3 बजे जजमेंट आई, और ये तो इनकम टैक्स का अधिकारी है ना, इनकम टैक्स तो वो है कि आपके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ जाए कि आपके पैसे वापस होने हैं, जब तक जजमेंट की प्रति नहीं उनके पास आ जाती और उसके ऊपर 10 रुपया नहीं देते, इनकम टैक्स का भी रिफंड नहीं करता था। तो ये तो भली बात ही जानता है कि कोर्ट का जजमेंट और कोर्ट का ऑर्डर जब तक नहीं आता है, उससे रिलेटेड रूल नहीं आता, तब तक कोई एक्शन सरकार में नहीं होता। तो या तो ये बेवकूफ इनकम टैक्स अधिकारी था, मैं मानता हूं कि हो सकता बेवकूफ था क्योंकि अब तक ये सिर्फ बेवकूफी मुझे दिखा है, लेकिन मान ले कि नहीं था तो भी इसको मालूम था कि ये तब तक कानून क्रियान्वित नहीं हो सकता है जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। उसके पहले इसने ट्रांसफर पोस्टिंग का काम शुरू कर दिया
और कौन सा अधिकारी था जिसको सबसे पहले बदला? सर्विसेज विजिलेंस का और विजिलेंस का। इसकी ये जब कहता कि मेरी सर्विसेज की नीतियां नहीं है, तो शिक्षा तो छुआ नहीं, हेल्थ तो छुआ नहीं, सोशल वेलफेयर छुआ नहीं, ट्रांसपोर्ट छुआ नहीं, पीडीएस छुआ नहीं, जल बोर्ड छुआ नहीं, बिजली छुआ नहीं। तो उन चीजों को तो छुआ नहीं जो सर्विसेज में आते हैं, ठीक है। उन चीजों को छुआ जिसमें वो जो गर्दन पे नपा पड़ा था, जहां विजिलेंस इसके खिलाफ हो रहा था, चाहे इसके स्पाई यूनिट की बात हो, चाहे लीकर की बात हो, चाहे 45 करोड़ के घर के घोटाले की बात हो, उस अधिकारी को सबसे पहले बुलाया और बदला। इसका मतलब इसे अधिकार किस लिए चाहिए था? अपनी गर्दन बचाने के लिए। और दूसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूं, ये आर्ग्यूमेंट जो, माफ करिए मैं ज्यादा समय ले रहा हूं, आजकल व्हाट्सएप के जमाने में 3 मिनट से ज्यादा नहीं किसी को बोलना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं 2 लोग सुन लेंगे। नहीं, आपके पास पूरा वक्त है, आप पूरा टाइम लीजिए। दूसरी बात पूरे वक्त में आपको सुनाना चाहता हूं जी, ट्रांसफर एंड पोस्टिंग आज से पहले 70 और 80 के दशक तक कोई मुख्यमंत्री और नेता नहीं किया करता, चीफ सेक्रेटरीज किया करते, यहां तक कि कलेक्टर भी वो चेंज करते थे। ये 70 और 80 90 के दशक में जब गलत प्रथाएं शुरू हुई, जब अधिकारियों ने अपने आप को पार्टी के सेवक बनाने की कोशिश करना शुरू कर दिया, जब ट्रांसफर और पोस्टिंग में पैसा आना शुरू हो गया, जब ट्रांसफर और पोस्टिंग करके अनैतिक और गलत काम बड़े बड़े नेता कराने लगे, तब से ट्रांसफर और पोस्टिंग पॉलिटिसाइज हुई। और ये आदमी इसीलिए ट्रांसफर और पोस्टिंग को पॉलिटिकल हस्तक्षेप चाहता है, क्योंकि ये गलत काम करवाना चाहता है। अध्यादेश के समर्थन में आप हैं या नहीं? मैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर दिल्ली फुल स्टेट हो तो मैं अध्यादेश के लिए पूरी तरह समर्थन में, लेकिन मेरे हिसाब से अध्यादेश, चाहे हमको बीजेपी पसंद हो या ना पसंद हो, बात वो नहीं है। और इसमें कोई बीजेपी का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि इस मसले को कीचड़ में डालने में बीजेपी का भी उतना ही बड़े हस्तक्षेप। भाई, आप भी तो दिल्ली सरकार से कुछ मसलों पर मिलकर चल सकते थे, और अध्यादेश लाने की जगह अगर आप एक पब्लिक डिबेट कर देते, दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चले जाते। भाई, आज नहीं 10 दिन बाद आपको जजमेंट मिल जाता, आपको लगता सुप्रीम कोर्ट से वांछित आपको रिएक्शन नहीं आ रहा है, तो आप अध्यादेश भी ला सकते थे। तो इन्होंने भी मैसअप किया, लेकिन मैसअप इन्होंने किया है ऑन द साइड ऑफ राइट, अरविंद केजरीवाल ने मैसअप किया है ऑन द साइड ऑफ रॉन्ग। लेकिन संदीप जी, जो सवाल सबसे बड़ा है वो ये है कि आपको भी तजुर्बा है, दिल्ली की गवर्नेंस को आपने भी देखा है बतौर सांसद, और शीला दीक्षित जी तो मुख्यमंत्री रही 15 साल तक, उनके साथ भी आपने बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम किया। आज की तारीख में ये बात आती है कि जब शीला दीक्षित जी थी मुख्यमंत्री, तो उनके पास ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार थे। 2015 में वो अधिकार केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन करके एमएचए ने वो छीन लिया। तो स्थितियां बदली अरविंद केजरीवाल के आने के बाद, और जानबूझकर केंद्र जहां पर बीजेपी की सत्ता है वो अरविंद केजरीवाल को पंगु करना चाहती है, जो स्थिति 2013 या 2015 तक नहीं थी। नहीं, गलत बात है। पहली भी जितने ट्रांसफर पोस्टिंग होते थे उसमें डिस्कशन सब में सीनियर लेवल पे होता था। देखिए, मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं, 2011 या 12 की बात है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर, इससे ज्यादा क्लोज अधिकारी तो सीएम का कोई नहीं होता, ओवरनाइट ट्रांसफर हो गया। ये आरके सिंह जो आज बीजेपी के मंत्री हैं, अब होम सेक्रेटरी थे, उन्होंने ओवरनाइट उनका ट्रांसफर कर दिया। ओवरनाइट मुझे याद है, ये तो एक जेंटलमैन थे, फिर एक लेडी पीएस थी मैडम की, उनको ओवरनाइट कहीं भेज दिया। तो ऐसा नहीं था कि तब हस्तक्षेप नहीं होता था, लेकिन बात क्या थी कि शीला जी ने प्रथाएं अलग बना रखी, कंसल्टेटिव थी। अगर आपकी प्रथाएं कंसल्टेटिव होंगी, अगर आपकी प्रथाएं एलजी को, भारत सरकार को सम्मान देने की होंगी, तो कॉन्फ्रंटेशन का समय नहीं आता ना भाई। अगर मैं और आप बुक्के एक दूसरे को ना मारे तो लड़ाई किस बात की? या तो यह कि आप मुझसे जबरदस्ती कोई काम करवाएं और एक इंप्रेशन दें जबरदस्ती का, क्योंकि क्या माहौल क्या बनाया केजरीवाल ने आके, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, मुझे काम, क्योंकि ये अपना निकम्मापन, अपना भ्रष्टाचार उसमें छुपाना चाहते थे। मुझे आप उदाहरण दीजिए ना, कौन सा ऐसा नैतिक और भ्रष्टाचार के संदेह से अलग काम है जो भारत सरकार ने इन्हें रोका हो? वो मुझे काम बताओ। लेकिन एक बात बताइए ना, तो प्रत्यक्ष में बताओ ना। प्रत्यक्ष की बात ठीक है, लेकिन बात है कि कोर्ट गए, कोर्ट से एक फैसला आता है, आप कह रहे हैं कि वो फैसले में गलती हो सकती है, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आना चाहिए था वो नहीं आया, आप उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में वो जजमेंट तो है ना, आज वो जजमेंट एग्जिस्टेंस में है। अगर केजरीवाल ने बहुत जल्दबाजी की अधिकारियों की फेरबदल को करने में,
तो केंद्र ने भी तो उतनी ही जल्दबाजी की है अध्यादेश लाने में। आपसे कहा अभी मैंने कि केंद्र को वो जरूरी नहीं था बातचीत करके। तो केंद्र पहले आपको ये भी तो तय करना होगा ना कि आपका बड़ा दुश्मन कौन है। आपका बड़ा दुश्मन क्या बीजेपी है या बड़ा दुश्मन अरविंद केजरीवाल है? क्या ये आपने तय किया? पहले चीज इसमें ये बीजेपी वर्सेस केजरीवाल फाइट नहीं है। ये किसने कह दिया ये बीजेपी वर्सेस केजरीवाल फाइट है? ये दिल्ली का जो अस्तित्व, कल को अगर हम दिल्ली में सरकार में काबिज होंगे तो हमारे लिए भी यही कानून लागू होगा। ये कोई बीजेपी वर्सेस आम आदमी नहीं है। केजरीवाल जो बता रहा है कि मैं वर्सेस अदर्स है, क्योंकि अगर केजरीवाल को सही में संवैधानिक परंपराओं की लाज होती तो 370 पे किसके पास खड़े थे भैया? 370 हटा दिया, चलो ठीक है। जो जम्मू कश्मीर को राज्य से यूनियन टेरिटरी बनाया, तब क्या जम्मू कश्मीर के लोगों के संवैधानिक हक और उनकी क्या राजनीतिक हस्तक्षेप में कोई पावर नहीं है क्या? तब ये चुप क्यों थे? ये जवाब देना। अगर सही में ये मूल प्रिंसिपल्स के इतने सहयोगी हैं तो इन्होंने जम्मू कश्मीर में क्यों चुप रहे? जब दीपक मिश्रा 5 से 6 चीजें क्या कहते हैं अपने अजय माकन जी ने आउटलाइन की है, उनका जवाब देना। जब इनका मन करता है बीजेपी के साथ खड़े हो जाते हैं, जब इनका मन करता है हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, जब इनका मन करता है चाहते हैं सब इनके साथ खड़े हो जाए, तो उस समय क्यों नहीं थे भाई? ये जवाब भी तो देना चाहिए ना। अगर आपको नैतिकता की बात, इसलिए मुझे नहीं लगता ये बीजेपी वर्सेस आप है। हाँ, ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टी सरकार में है तो पॉलिटिकल पार्टीज अपना भी इंटरेस्ट देखेंगी ना, वो बात सही है, उस बात को मैं मानता हूं। लेकिन आप तो हर चीज में सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखते हो ना। और मेरा ये कहना है कि अगर हमको लगता है कि दिल्ली की व्यवस्था इसके पहले भी ठीक चल सकती थी, देखिए मैं अगर आप कल मुझसे कहें कि क्या दिल्ली को स्टेटहुड होना चाहिए था पहले, मैं आपको बताऊंगा 2004 में जब मैं सांसद बना तो सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट दिए कि मैं कोशिश करूंगा दिल्ली को पूरी स्टेटहुड मिले। लेकिन जब मैंने दिल्ली में भारत सरकार का इंटरेस्ट देखा, इस बात को देखा कि प्रधानमंत्री की सत्ता का भी एक जरूरतमंद होता है और प्रधानमंत्री की सत्ता के ऊपर एक मुख्यमंत्री की सत्ता नहीं हो सकती है। जब मैंने स्वायत्तता देखी, सॉवरेनिटी समझी दोनों देशों की, तो मैंने अपने विचार 2009-10 में बदले और कहा कि नहीं, दिल्ली को कभी भी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि बात ये नहीं थी, मेरी मां मुख्यमंत्री थी भाई, पावर उन्हीं को जाती। उस समय तो लगता भी नहीं था 11-12 में कि कोई सीएम साहब को हटा पाएगा। तो दिल्ली को पावर मिलते तो हम ही सबको पावर मिलते। हम संसद में भी थे, हम विधानसभा में भी थे। लेकिन हम लोगों ने अपना मनोविचार बदला। जब हमारी पार्टी आई, बार बार हमने देखा, मुझे याद है मैडम ने भी बाद में कहा कि फुल स्टेटहुड इज नॉट पॉसिबल इन दिल्ली। इस आदमी ने कुछ सीखा ही नहीं क्या 8 साल में? आप समझ नहीं पाए दिल्ली किस तरीके से चलती है। दुनिया में कहीं भी कैपिटल वहां की यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट के आधिपत्य से बाहर नहीं है। कोई कारण होता है इसको बनने का। आइडियल एक चीज है। और क्या दिल्ली सफर करती है? जी नहीं भाई आप देखो, जब दिल्ली में असेंबली नहीं थी, असेंबली आने के बाद बहुत बेहतरीन काम हुए। जब नहीं थी तो क्या दिल्ली और राज्यों के बनस्पत कोई बहुत पिछड़ी हुई थी? दिल्ली का लिटरेसी रेट अच्छा था, दिल्ली की पॉवर्टी रेट कम थी, दिल्ली की पर कैपिटा इनकम अच्छी थी, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था। आपको तो शायद याद हो या नहीं हो, 70 और 80 और 90 के दशक में बंबई के और शहरों के लोग कहा करते थे कि दिल्ली इज पैम्पर्ड। याद है ये शब्द? दिल्ली इज पैम्पर्ड। हाउ वाई डिड दे से दिल्ली इज पैम्पर्ड? क्योंकि भारत सरकार की हस्तक्षेप से दिल्ली को हमेशा और राज्यों से ज्यादा पैसा मिला है, ज्यादा इसको वक़्त मिली है, ज्यादा उसको पॉलिसी मिली है। तो कोई ये कहना यहां काम नहीं हो पाते क्योंकि कई अलग अलग तरीके के ये अनुभव ने, एक्सपीरियंस ने इस बात को सही नहीं दिखाया। बल्कि दिल्ली को ये डबल या ट्रिपल सरकारों के कारण और राज्यों से ज्यादा बेनिफिट मिला। कांग्रेस का अध्यादेश पर समर्थन न देना, क्या ये माना जाए 2013 के अंदर कांग्रेस ने जो अरविंद केजरीवाल को समर्थन देकर के गलती की थी, अगर वो इस वक्त समर्थन देते हैं तो एक बड़ा नेता अरविंद केजरीवाल पूरे देश भर के अंदर उभर के सामने आएगा? यही वजह है कि कांग्रेस समर्थन नहीं देना चाहती। देखिए, वो तो उभर के आएंगे नहीं आएंगे वो समय बताएगा, लेकिन अब वो उभरने वाले नहीं। अब उभर के अगर कोई नेता आ रहा है तो राहुल गांधी आ रहा है। और ये बात ये समझ सकते। देखिए, ये बात मैं आपको मैं केजरीवाल की एक तारीफ करके इस बात को ले जाता हूं। मैंने केजरीवाल में एक चीज देखा है कि केजरीवाल राजनीति समझ के किसी को भी धोखा दे सकता है, वो अपने परिवार में भी धोखा दे सकता है। अगर राजनीतिक फायदा हो तो फौरन पलट जाता है। आपको याद होगा जब हमने भारत जोड़ो यात्रा की थी तो इसने भी एक यात्रा शुरू की थी जिसमें इसने एनडीटीवी से वो टाउन हॉल करवाया था और शुरुआत की थी। और वहां कहा था, कहा इसका जो जन्मस्थान है हरियाणा से, वहां से मैं यात्रा करूंगा, याद है आप? और बड़े जोर शोर से वो यात्रा शुरू हुई। साथ ही साथ उसी दिन या उसके 1-2 दिन पहले कन्याकुमारी से हमारी यात्रा शुरू हुई। इसलिए कन्याकुमारी का अनुभव देखा और 2 दिन बाद इसकी यात्रा खत्म हो गई। इसलिए उसी दिन समझ लिया था कि अब राहुल गांधी नेता बनने वाला, और वो नेता बना। इसके पास जो भी
क्षमता स्कोप था वो अब खत्म हो गया है। अब राहुल गांधी के सामने केजरीवाल या किसी और व्यक्ति का एक ऑल्टरनेट बनना वो समय चला गया। इसलिए हमारा अध्यादेश में ऑपरेशन कोई इसलिए नहीं, लेकिन हाँ अध्यादेश के ऑपरेशन में जो दूसरी बात जो राजनीतिक बात हो जाती है, जिसकी तरफ भी आप सर इशारा कर रहे थे, भाई इसका क्या व्यवहार रहा है हम लोगों के खिलाफ या किसी के खिलाफ भी। भद्दी से भद्दी गालियां इस आदमी ने दी है। जिस स्तर पर उतर कर इसने हमारे शीर्ष नेतृत्व के बारे में सड़कों पे कहा, मतलब आप ये समझ लीजिए कि मां बहन की गालियां छोड़कर इसने हर वो चीज कह दी जो ये सार्वजनिक रूप से कह सकता था। कम से कम 200 से 500 इसने आरोप हमारे ऊपर लगाए, और माफ करिएगा एक भी आरोप उसमें आज तक इंक्वायरी स्टेज पे नहीं पहुंचा। प्रोसिक्यूशन तो छोड़ दीजिए, खुद दूसरे चक्कर में खुद 23 साल में है कि इस पे और उसके मंत्रियों पे 100 FIR लग गई। तो मेरा ये कहना, जिस आदमी का इस तरह से कृत रहा हो और कर्तव्य रहा हो, और जहां ये गया है, आज जिन नेताओं के साथ ये गलबहियां कर रहा है, जिन तेजस्वी यादव से ये मिला था, जिन शरद पवार से ये मिल रहा है, उनके बारे में इन्होंने क्या कहा था? भाई हिंदुस्तान के सबसे 10 भ्रष्ट नेताओं में इन्होंने शरद पवार का नाम लिया था, इन्होंने लालू प्रसाद का यह नाम लिया था। माफ करिएगा ये बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन अगर इन दोनों में स्वाभिमान नहीं है तो ये इनकी गलती है, हमारे में तो स्वाभिमान है। अच्छा, आपने जो कि 2013 की बात की, तो जो है 2013 में हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। शीला जी मुख्यमंत्री होती थी और उसी समय इस पार्टी का उद्भव भी हुआ, आम आदमी पार्टी आई, अन्ना आंदोलन हुआ। उस समय कहा जाता है कि संदीप दीक्षित कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को लेकर के सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे जब अन्ना आंदोलन हुआ, और बातचीत करने के लिए संदीप दीक्षित भी गए थे। क्या आपको आज, क्योंकि मैं उस पर पहली बार आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या वाकई उस समय आपका कोई रोल था? जिस समय अन्ना आंदोलन हुआ, आपकी सरकार केंद्र में थी, दिल्ली में थी, रामलीला मैदान में पूरा चल रहा था ये आंदोलन, क्या भूमिका थी और क्यों बार बार उस समय संदीप दीक्षित का नाम आता है कि अरविंद केजरीवाल से बातचीत करने में या आंदोलन को खत्म करवाने में संदीप दीक्षित का रोल? देखिए ऐसा है, मैंने इनको सबसे पहले 2004 या 2005 में जाना था, ठीक है। ये मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो ये मजदूर किसान संघर्ष समिति की अरुणा रॉय जी हैं। अरुणा रॉय जी का मुझे 2004 या 2005 में फोन आया था कि उनका इस साथ एक लड़का काम करता है अरविंद केजरीवाल, मैग्सेसे अवार्ड जीता हुआ है, और वो आकर मुझे मिलना चाहते हैं। अब आदमी मैग्सेसे अवार्ड सुनता है तो लगता है भाई बड़ी चीज है, भला आदमी होगा। तो अरविंद जी का फोन आया, मैंने सर इनको फोन किया, और ये कहीं वो सीमापुरी में कहीं कुछ काम किया करते थे। तो फोन आया, मुझसे मिले और कह रहे थे कि नहीं हम अच्छी राजनीति और ये जो सब तमाम शब्द होते हैं ना, अच्छा तो ये सब इन्होंने कहे। मैं बहुत ज्यादा ये अननेसेसरी जो आइडियलिज्म लोग फेंकते हैं इससे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता हूँ। मैंने जमीनी जिंदगी बहुत देखी है, मैंने हिंदुस्तान के गाँव में 20-25 साल काम किया है, तो ये सब जो मिडिल क्लास मोरालिटी वाले बकवास होते हैं मैं इससे इंप्रेस नहीं होता। तो मैं इंप्रेस तो बहुत नहीं हुआ था, लेकिन मैंने कहा चलो अरुणा रॉय जी ने कहा है, तो ये आके मेरे दफ्तर में भी बैठे कुछ दिन आए, देखा, और ये उल्टे सीधे बयान दिया करते थे। लेकिन मुझसे कहते संदीप जी दफ्तर आप यहाँ क्यों नहीं करते, बाहर मैदान में दफ्तर किया करो। मैंने कहा मैदान में दफ्तर किया करो? कहने कहा मैदान में खुले में सबको बुलाया करो, ऐसे थोड़ी कोने में बैठना चाहिए एमपी। मेरा बड़ा मन था करेगा कि मैं हवा में टाइपिंग करूंगा चिट्ठी की में, और लोग बेचारे कोई अंकल आंटी आएंगे 60 साल के, उनको मई की गर्मी में 3 बजे दोपहर में मैं गार्डन में बिठाऊंगा। पर मैंने कहा चलो भाई इस तरीके के मिडिल क्लास बकवास बहुत लोग करते हैं, ये भी करते हैं, ठीक है, अपना इनकम टैक्स का आदमी है, न सर जाने न जमीन जाने, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या हुआ, 2005-06 की बात है, मुझे एक बार शाम को फोन आया, या सवेरे अर्ली मॉर्निंग फोन आया। मेरे साथ 2-3 लड़के काम किया करते थे, इरमा के पढ़े हुए थे, आजकल अलग अलग जगहों पर हैं, वो भी इनसे बड़े प्रभावित थे यार मैग्सेसे अवार्ड। और ये मैं आपको बिल्कुल तथ्य बता रहा हूँ, कभी आप पूछो तो केजरीवाल से खुद पूछ लेना इस सवाल का, आप चाहो तो वो पुष्टि करे न करे, झूठ बोलने में वो माहिर है तो पुष्टि नहीं करे। मुझे सवेरे फोन आया कि अब हम लोग यहाँ राशन कार्ड पर क्रांतिकारी काम कर रहे हैं, और राशन कार्ड होल्डर्स ने हमारे लोगों की पिटाई की। अब आप भी जानते हैं कि राशन कार्ड वर्सेज एनीबडी, राशन कार्ड वालों को हम हमेशा चोर मानते हैं, ठीक है। मुझे भी लगा ये राशन कार्ड वाले साले बदमाश हैं, चोर हैं, अच्छा भला आदमी काम कर रहा है। मैंने अपने 2-3 लोगों से कहा फौरन भागो और इनकी मदद करो। ये 2-3 लोग बिल्कुल चकाचौंध थे अरविंद जी के नाम पर। शाम को जब लौट के आए तो गाली दे रहे थे अरविंद। मैंने पूछा क्या हुआ, कहने के साथ दलाली करते हैं इसकी राशन कार्ड। उस दिन से मैंने समझा कि इसकी कहानी उतनी नहीं है जितनी, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा संबंध हमारे ज्यादा रहे नहीं। फिर 11-12 में आपको याद होगा जब ये आंदोलन शुरू हुआ और माहौल शुरू हुआ और अरविंद और ये लोग उसके साथ जुड़े, तो मैंने जब दिल्ली में घूमता था और सड़कों पे जाता था तो धीरे धीरे ये स्वर कांग्रेसी हैं, चोर हैं,
ये बात आती थी। और मुझे अभी भी याद है कि मैं और मेरी बेटी रनिंग कर रहे थे लोधी गार्डन में, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और मैंने इससे सुना, वो देख चोर दौड़ रहा, सामान लोगों ने आपस में भाग की। तो मैंने कहा यार ये जो कांग्रेस की करप्शन वाला इशू है ये ज्यादा पब्लिक में जाता है, इसको किसी तरह संभालना चाहिए। तो वही लड़का जो उस समय गया था इनके पास पीडीएस में इनको बचाने के लिए, उसको मैंने कहा यार एक बार जाओ देखो जरा क्या हो रहा है वहां रामलीला में। तो ये वहां गया, तो वहां उनको अरविंद या उनके कोई साथी मिले, अरे तो उसने कहा कि संदीप बात कर रहे हैं, संदीप जी से कहो बात करें, बात करें। ऐसी उत्सुकता दिखाई। तो मैंने इनको फोन किया और मैंने कहा अरविंद जी मिलते हैं भाई, क्या आपका मसला है लोकपाल पे, कुछ हमें भी बताइए। तो हमारे एक कॉमन इनकम टैक्स के अधिकारी हैं, मेरी बेटी के बहुत अच्छी दोस्त है उसके पिताजी, उनके घर पर हम लोग शाम को मिले। तो इन्होंने कुछ मसौदा रखा कि ये चेंजेस आप ले आइए हमको लोकपाल में। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने भारत सरकार से बात की कि भाई मैं थोड़ी सी मध्यस्थता कर देता हूं। हमारा ये था कि लोकपाल में इनकी डिमांड कोई बहुत खास नहीं थी और लग रहा था कि कोई बड़ी चीज नहीं, अगर मान जाओगे तो लोकपाल बिल निपट जाएगा। तो ये तो हमने पॉलिटिकली एक काम ने किया और उसमें ये बातें चली भी। बल्कि ये लोग काफी देर तक, एक ही प्रॉब्लम मुझे लगती थी कि ये लोग, एक चीज मैं आपको बहुत हद से बता लेता हूं, क्योंकि सलमान खुर्शीद जी भी कोऑर्डिनेट कर रहे थे और मैं भी था, पवन भी थे साथ में। ये हमसे कुछ कहते थे, मीडिया से कुछ कहते थे। और मैं आपको कसम से बता रहा हूं, प्रणब दादा के साथ जब मीटिंग होती थी, मीटिंग में कोई और बात कहते थे, बाहर निकल के कुछ और कहने लगते थे। कई बार मैंने देखा आशुतोष आज भले ही खिलाफ हूं, मुझसे टीवी पे ऐसे बात करते थे कि मैं सिर्फ झूठ बोलता हूं और अरविंद केजरीवाल सब हमेशा सच बोलते हैं। लेकिन वो ऐसी परिस्थिति थी और हमारा ये था एक राजनीतिक व्यक्ति का कि अगर कोई क्राइसिस आपकी पार्टी के खिलाफ जा रहा है तो ये काम होना चाहिए उस क्राइसिस को दबाना। इतना मेरा रोल था जहां तक इनसे संबंधों की बात। आपने शरद पवार की बात करी, आपने ममता बनर्जी की बात करी कि अरविंद केजरीवाल इन सबको गालियां देते थे। आज ममता जी भी, शरद पवार, अपने लालू जी, अपने यूपी के सीएम क्या नाम है, अखिलेश यादव, इनके पिताजी मुलायम सिंह जी, इन सबके साथ चिदम्बरम साहब, इन सबको गालियां देते थे और उनके साथ माफी मांगी। उन्होंने बीजेपी के कई नेताओं को कटघरे में खड़ा करा, आनानी का केस हुआ, उसके बाद उन्होंने वहां पर भी माफी मांगी। कांग्रेस के तमाम नेताओं को आपने कहा कि हमारी सोनिया गांधी के साथ भी कल आपने एक वीडियो जो है वो ट्वीट करा कि किस तरीके से किया। क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल माफी मांगेंगे? ठीक है साहब, मेरे हिसाब से अगर ये चाहता है कि कांग्रेस का कहीं भी इसको समर्थन मिले, पहली चीज तो समर्थन गलत, संवैधानिक रूप से गलत है और मेरे ख्याल से इस पॉइंट पर ही हमें इन्हें समर्थन नहीं देना चाहिए। लेकिन नेशनल लीडरशिप कंसिडर भी अगर करना चाहती है तो सबसे पहले इस आदमी को सार्वजनिक रूप से आकर कान पकड़ के हर एक मुद्दे पे, चाहे वो शीला जी के खिलाफ जो 50 बातें कही हो, सोनिया जी के खिलाफ, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ, हमारे बाकी नेतृत्व के खिलाफ जो किया हो, उसको आर्टिकुलेट करके उसके बारे में सार्वजनिक माफी मांगे और एक सरकारी एफिडेविट में कहे कि ये इल्जाम जो मेरे थे ये सरासर झूठ थे, मैं झूठा हूं, मैं मक्कार हूं, मैं फरेबी हूं, ये लिखे और कहे, तब कांग्रेस को कम से कम इससे बात करनी चाहिए। नहीं तो माफ करिएगा, जो आदमी हम पर 100 गाली दे और उन गालियों पे एक पर भी उसको अगर रिपेंटेंस नहीं हो और हम ही अपना स्वाभिमान खोके कोई एक बड़ी सो कॉल्ड, जिसको कहते हैं इल्यूजनरी अलायंस की बात करें तो गलत बात है। और जहां तक अलायंस की बात है, आपने आज देखा होगा, मैंने सवेरे के दैनिक जागरण में और इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा था कि आम आदमी पार्टी ने तो कल ही अनाउंस कर दिया कि हम पूछे 543 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो आम आदमी पार्टी ने तो पहले ही कह दिया है कि ऑपोजिशन के अलायंस में वो नहीं है। वो दूसरी बात है कि अलायंस के बारे में सोच रहा नहीं सोच रहा था, वो अलग बात थी। तो जो आदमी ने आज ही कह दिया है कि वो ममता के खिलाफ बयानबाजी करेगा 2024 में, क्योंकि अगर आप ममता के खिलाफ नहीं बोलोगे तो कैसे चुनाव लड़ोगे बंगाल में? अगर आप शरद पवार को तू मैं नहीं करोगे तो महाराष्ट्र में कैसे सीटें जीतोगे? अगर आप बिहार में नहीं लालू के खिलाफ नहीं बोलोगे तो कैसे वहां सीटें लड़ोगे? तो जिसने कह दिया है कि ममता को और इन सबको मैं गालियां दूंगा 2024 के चुनाव में, ये पार्टियां इसी आज कैसे समर्थन कर सकती हैं? यही पार्टियां जाए। लेकिन एक बात होती है ना कि क्या कांग्रेस में सारी बातें आपने बताई कि सोनिया गांधी को उन्होंने भला बुरा कहा, शीला दीक्षित को कहा, राजीव जी के भारत रत्न के सम्मान के बारे में राजीव गांधी पास किया के भारत रत्न को लेकर के आपको आपत्ति है, उस पर जो स्टैंड रखा। एक और चीज जो मैं कभी नहीं भूलता हूं, रॉबर्ट वाड्रा पे सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की थी? इसी ने तो की थी, वाड्रा साहब की जमीन की डील पे। और जब हरियाणा सरकार ने कह दिया कि उसके पास भी प्रूफ नहीं है वाड्रा जी के बारे में, क्या हल्की भी इसने माफी मांगी कहीं, या कहीं भी कहा कि मुझे शर्म आती है कि मैं झूठ बोलता था? तो ये पॉइंट भी ऐड करके रखना चाहिए भाई। तो कहीं ना कहीं संदीप दीक्षित ये कह रहे हैं क्या कि
ये तमाम चीजें इतनी हल्की नहीं है। और आज जो मसला वो लेकर के जा रहे हैं अलग अलग पार्टियों के पास, हालांकि अभी कांग्रेस से शायद उन्होंने आधिकारिक तौर पर कोई कांटेक्ट नहीं किया, नीतीश कुमार जी के जरिए शायद बात हुई है, तो क्या अगर कांग्रेस के पास आते हैं समर्थन मांगने इस अध्यादेश वाले मसले पर, तो आप कहेंगे कि इन तमाम बिंदुओं पर अपना रुख स्पष्ट करें, तभी जाकर के आगे बात होनी चाहिए? देखिए, पहली चीज तो जो आपने कहा कि ये कांग्रेस के संपर्क में नहीं रहती, ये बहुत धूर्त आदमी है। 2014 में ये भी दोबारा समर्थन चाहता था कांग्रेस का, तो रोज बैठा रहता था हमारे नेताओं के पास और मुझसे कांटेक्ट किया है सीनियर लीडर ने कि क्यों नहीं इसको समर्थन कर देते। डेस्परेट था ये दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए, ये ऑलमोस्ट घुटनों पे भीख मांग रहा था। तो ये जो नैतिकता बाहर दिखाता है ना, ये सिर्फ फरेब है। इस समय भी पिछले 2 या 3 महीने में, मैं उस सीनियर नेता का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उसने मुझे कॉन्फिडेंस में पूछा कि यार राघव चड्ढा क्यों मेरे पास आके हर दूसरे दिन बैठ जाता है, क्या मैं समर्थन करूं? तो ऐसा है, ये कांग्रेस को ऊपर से कुछ भी गाली दे, इसको मालूम है कि अभी ये शराब घोटाले में जेल जा रहा है, ये बुरी हालत में है, ये ऊपर से कुछ भी कहता हो, अंदर ही अंदर ये कांग्रेस के भी पैरों में पड़ा हुआ है। तो संबंध तो इसने बनाने की कोशिश किया। वो दूसरी बात है कि हमारे में कुछ स्वाभिमानी लोग हैं जिसने उससे कहा कि नहीं, तुम दहलीज के बाहर खड़े रहो। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, अगर हर मुद्दे पे ये पब्लिक में जाके सार्वजनिक माफी मांगता है, जेन्युइनली मांगता है, एफिडेविट के रूप में मांगता है, तब पार्टी इससे अगर बात करना चाहे तो देखे। लेकिन पार्टी को उसके पहले इस बात को भी स्पष्ट मान लेना पड़ेगा कि जो संवैधानिक बैलेंस दिल्ली में बना है, क्या हम एक नए संवैधानिक बैलेंस की तरफ जा रहे हैं कि नहीं, क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सही में सही है कि नहीं। क्योंकि कांग्रेस ने जब भी नीतियां बनाई हैं और संवैधानिक रूप में नीतियां बनाई हैं, तो उसमें सही या गलत होने का भी आकलन किया है। तो एक पॉलिसी और कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर भी हमें एनालाइज करना चाहिए। जिस तरीके से अजय माकन जी ने कहा कि संवैधानिक रूप से दिल्ली को पूरी पावर देना गलत होगा, उस बात को भी हमें फिर पहली स्टेज में ये हर चीज पर माफी मांगे, दूसरी स्टेज पर हम उसका आकलन करें, तीसरी स्टेज पर सोचें कि क्या इससे बात करनी चाहिए कि नहीं। क्या दिल्ली कांग्रेस के कई सारे नेता हैं जो समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि कल जो आपने ट्वीट करता उसमें कहा था कि कई सारे नेता हैं जो इसका समर्थन जो है वो कर रहे हैं, जता रहे होंगे। वो कौन है वो नेता? ये नेता देखा साहब, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप देख सकते हैं कौन कौन प्रखर होके बोल रहा है और कौन कौन प्रखर होके नहीं बोल रहा है। और मैंने कहा था सत्तासीन, सत्तासीन मतलब है जिनको कांग्रेस में पोजीशंस मिली हुई है। अब वो कौन है आप आकलन लगा लो, आप देख लो पिछले 3 साल में, पिछले 5 साल में, पिछले 8 साल में किसने केजरीवाल के खिलाफ और आम आदमी के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बातें कही हैं और किन्होंने नहीं कही। अगर आप गूगल सर्च ही कर लो तो आपको ये आंसर मिलता है। लेकिन ये बात तो आती है ना, क्योंकि कांग्रेस, क्या यही जो एक परसेप्शन है पब्लिक में कि क्या कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के साथ संबंध रखा जाए या नहीं रखा जाए, इसको लेकर क्या कंफ्यूज है? क्या कांग्रेस के अंदर ही जो घर है वो बटा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल को हराना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर बीजेपी दुश्मन नंबर 1 है? क्या ये बात है या कोई और वजह? देखिए, एक तो इतनी कोई कंफ्यूजन नहीं है, कुछ लोगों की है, वो अब हमेशा अपना स्वार्थ देखते हैं। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि अगर 2-3 सीटें इनसे मिल जाएंगी दिल्ली में तो हम चुनाव लड़ लेंगे, ये वो लोग हैं। देखिए, जहां तक वर्सेस बीजेपी की बात है, मेरे हिसाब से बीजेपी में और केजरीवाल में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। ये उतना ही सांप्रदायिक है जितना बीजेपी है, ये उतना ही कास्टिस्ट है जितना बीजेपी है, ये उतना ही भ्रष्ट है जितनी बीजेपी है, ये उतना ही अनैतिक और झूठा है जितनी बीजेपी है। किसी चीज में फर्क नहीं है, किसी चीज में। वो भी सुपरस्टिशन प्रमोट करते हैं, ये भी चाहते थे कि भगवान गणपति की तस्वीरें जो है नोट पे आ जाए। वो जाति को जब्त करते, इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री ने भी अपनी जाति की कई बार बात की है, ये भी जाके कई जगहों पे कह चुका है मैं बनिया था। वो भी अपने आप को ईमानदार और बाकी सबको बेईमान की दुहाई देते हैं, ये भी अपने आप को ईमानदार और बाकी सबको बेईमान की दुहाई देते हैं। वो ईडी और सीबीआई लगाते हैं, तो ये पंजाब सरकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको याद होगा दिल्ली तक में आके इन्होंने बीजेपी के नेताओं को गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, जिसके पीछे कोई भी तथ्य नहीं था। और पंजाब में क्या कोहराम मचा रखा है यार आदमी जान रहे। वो भी जब उनके ऊपर शिकंजा कसता है करप्शन का, तो दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। ये भी जब इसके ऊपर शिकंजा कसता है करप्शन का, तो इधर उधर की बातें करने लगते हैं। बीजेपी और आम आदमी की नीतियों में और कोर समझ में कोई अंतर नहीं है। इसलिए मेरे हिसाब से whether you sit with the evil or you sleep with the evil, it is the same. क्या माना जाए दिल्ली और डेविल मान लीजिए, अगर आप डेविल कहना तो डेविल कौन है?
दोनों बड़ा डेविल कौन? कोई आपको तो कोई बड़ा डेविल नहीं। देखिए आपको ये एक सेकंड तय नहीं करना पड़ेगा नहीं, मेरे हिसाब से आप आज कल के 2 सीटों के लिए भविष्य के हिंदुस्तान को गिरवी नहीं रख सकते। आपको याद होगा जनता पार्टी ने यही किया था 77 में, एक भ्रम की स्थिति में कि इंदिरा जी को हराना है, जनसंघ को एक पराया पार्टी से स्थान दे दिया सरकार के बीच में, पॉलिटिक्स के बीच में। आज बीजेपी जो है ये तमाम समाजवादी और इन सब पार्टियों का है जिन्होंने जनसंघ के साथ अलायंस 77 में किया था, और वही वीपी सिंह जिसने अपने सत्ता के चक्कर में इन पार्टियों को प्रमोट किया था 89 में। ये आज जो कांग्रेस पे सवाल उठाते हैं ना सेक्युलरिज्म का, कांग्रेस ने कभी अलाइन नहीं किया था इन पार्टियों ने। ये सब तमाम पार्टियां जो आज अपने आप को बड़ी सेक्युलर बनती हैं, चाहे अखिलेश जी हो चाहे लालू जी हो, इन्हीं लोगों ने जनसंघ के साथ जनता पार्टी बनाई थी और बीजेपी के साथ 89 का चुनाव लड़ा था। और आज ये लोग मानते हैं कि हम लोगों ने बहुत बड़ी गलतियां की थी उस समय में। ये गलती कांग्रेस नहीं करेगी। हाँ, बड़ा खतरा बीजेपी इसलिए है क्योंकि 300 सीट, ये छोटा खतरा है क्योंकि सिर्फ 1 सीट पर है लोकसभा में, लेकिन खतरा बराबर है। हम बीजेपी को इससे नहीं रिप्लेस कर सकते। हम लड़ रहे हैं कि बीजेपी जैसी संकुचित विचारधारा देश के राजनीतिक पटल में दरकिनार होकर इसकी सीमाओं पर चली गई, और उसमें उतना ही जरूरी है बीजेपी को हराना जितना जरूरी है आम आदमी पार्टी को हराना। क्या दिल्ली कांग्रेस के जो नेता सपोर्ट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, क्या लगता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ज्यादा मजबूत है कांग्रेस से, और यही वजह है कि वो अपनी दुकान को बचाना चाहते हैं और अरविंद केजरीवाल के कंधे पर बैठ करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं और पार्लियामेंट में जाना? देखिए, ये कहना कि इस समय वो हमसे ज्यादा ताकतवर है, ऑब्वियसली उनकी सरकार है, हमारी नहीं है। कर्नाटक में हम ज्यादा पावरफुल है। भाई पॉलिटिक्स में जिसको ज्यादा वोट पड़ता है वो वर्तमान में ज्यादा पावरफुल होता है, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। उनके पास 60-65 सीटें, हमारे पास एक भी सीट नहीं है। इस समय दिल्ली के लोग नहीं समझते कि कांग्रेस बहुत ज्यादा पावरफुल है और हमको 7-8% वोट दिया, जबकि मैं आपको बहुत उससे कहूं कांग्रेस का वोट 7-8-10% नहीं, हमारा वोट करीबन 17-18-20% के आसपास है, क्योंकि बहुत से कांग्रेसियों ने ये देख के कि बीजेपी को कांग्रेस नहीं हरा पा रही है, आम आदमी हरा रही है, आम आदमी को समर्थन करते हैं। अगर कांग्रेस थोड़ी भी शक्तिशाली होगी और कॉन्स्टेंटली इन दोनों पार्टियों के खिलाफ खड़ा होगी तो हमारा ट्रेडिशनल वोट वापस हमारे पास आएगा। तो एक है दिल्ली के लेवल पर हमको केजरीवाल के खिलाफ लड़ना, ठीक है। आप कई बार कह सकते हैं कि बड़ी लड़ाई के लिए छोटी लड़ाई में कॉम्प्रोमाइज कर दो, हो सकता है हम कर दें, लेकिन क्या बड़ी लड़ाई में इसमें हमें फायदा मिल रहा है? इशू ये है। गोवा में ये किसको कमजोर कर रहा है, हिमाचल में ये किसको कमजोर कर रहा है, गुजरात में ये किसको कमजोर कर रहा है, कर्नाटक में किसको कमजोर करने की कोशिश कर रहा था, मध्य प्रदेश के चुनाव में किसको कमजोर कर रहा है, छत्तीसगढ़ के चुनाव में किसको कमजोर कर रहा है। ये हर जगह बार बार इसने, आपने देखा होगा, इसने बार बार कहता है कि कांग्रेस कहीं नहीं, अब केजरीवाल विकल्प है। देखा आपने कहीं इसने लिखा है मोदी कहीं नहीं और केजरीवाल विकल्प है? एक मुझे स्लोगन बता दो इसमें लिखा हो कि मोदी नहीं केजरीवाल विकल्प है। इसने लिखा है राहुल गांधी नहीं केजरीवाल विकल्प है, कांग्रेस नहीं केजरीवाल विकल्प। लेकिन विकल्प तो नरेंद्र मोदी का ढूंढा जा रहा है ना, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये अपने आप को नरेंद्र मोदी का विकल्प नहीं बता रहा, ये अपने आप को कांग्रेस का विकल्प बता रहा है। और जब आप कांग्रेस का अपने आप को विकल्प बता रहे हैं तो कांग्रेस के साथ क्यों खड़े हो रहे हैं? कांग्रेस उनसे समर्थन नहीं मांग रही। आप एक मुद्दा बताओ, एक मुद्दा जिसमें हमने इनसे समर्थन मांगा हो, एक मुद्दा बताओ। नहीं, ये बताइए क्या कि मुझे याद है 2019 की बात है, जब शीला दीक्षित स्टेट प्रेसिडेंट भी बनी थी चुनाव से ठीक पहले, उस समय बात हुई थी कि गठबंधन कर लिया जाए, बात हुई थी ना, और उस बातचीत में शीला दीक्षित जी भी शामिल थी और यह भी लगभग तय हो गया था कि 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी, 2 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। ये तमाम चीजें ऐसा तो नहीं है क्या कि 2013, 15, 14 इसके बाद बातचीत नहीं हुई। ये जो बातचीत का सिलसिला है वो अरविंद केजरीवाल के साथ चलता रहा, 2019 तक बातचीत हुई है। तो आप कैसे कह सकते हैं क्या कि ये जो 2013-15 के बाद ही आप पहचान गए थे कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति क्या है और वो वाकई कांग्रेस के खिलाफ राजनीति है, बीजेपी के खिलाफ राजनीति नहीं है? ठीक है, इसका मैं आपको सत्य भी बता सकता हूँ जी। मैं आपको बता रहा हूँ 2014 में ये दोबारा सरकार बनाना चाहते थे, ये आए थे हमारे नेताओं के पास। आप इनफॉर्मली इससे बाद में बात कर लीजिएगा। तो मालूम का किस मुंह से जाएंगे शीला जी के सामने, किस मुंह से आते शीला जी के सामने? तो शीला जी के सामने तो आए नहीं, ये सीधे पहुंच गए। क्योंकि ऊपर अनफॉर्चुनेटली हमारे एआईसीसी में कुछ लोगों का काम ही होता है इधर मिलना उधर मिलना, जिनके खुद बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं होता है ना, वो इसी तरीके का काम करते हैं और हर दरबार में होते हैं।
उसको रामलीलाओं में जोकर के रूप में दिखाया जाता है और पार्टी में और रूप में दिखाया जाता है। कुछ लोग हर जगह होते हैं। तो 2019 में इनको मिले, ये मुझसे मिले, शीला जी से कभी नहीं मिले। हाँ, मुझे इनके एक सीनियर लीडर ने बुलाया, एक बीच में कांग्रेस का ही एक दलाल टाइप का था, वो अब चला गया इनकी पार्टी में, वो मुझे ले गया। ये जो हमारा चर्च है ये ISBT के पास, जहां मैं 2-3 बार उस व्यक्ति से मिला, और सादगी उनकी देखिए। मैं अपना जाता था टूटी फूटी गाड़ी में, मेरी एक छोटी सी माइक्रा गाड़ी थी, और वो बड़ी उसमें आता था टेरानो टाइप की, आजकल जो ये जो बड़े बड़े दलालों की बिल्डरों की गाड़ियां होती, वो उसमें ट्रैवल किया करता था। जबकि सादे ये माने जाते हैं और अय्याशी में रहने वाले कांग्रेसी माना जाता है। वहां मेरी बात हुई। आप आश्चर्यचकित होंगे, किस नेशनल लीडर ने मुझे फोन करके कहा कि संदीप, शीला जी से कहो अलायंस कर ले। 2019 शरद पवार जी। तो जिनको अनैतिक कहते हैं, जिनको चोर कहते हैं, उनसे तो ये तब से अलायंस बनाए हुए थे। तो कांग्रेस नहीं आगे गई थी कभी भी, 2019 में भी नहीं गई, 2015 में भी नहीं गई। इसलिए ये कहना कि हम बातचीत करते, अरे कोई आपके द्वार आके बात करेगा, तो हम कोई केजरीवाल नहीं है कि मां बहन करके घर से बाहर फेंक दे। ठीक है, आए बात किया, लेकिन हमने ना कभी तबाह की। दो तीन अलग अलग राय होती हैं, और इसीलिए कांग्रेस को मैं अच्छी पार्टी मानता हूं कि इसके बावजूद भी कि हमारे यहां अलग अलग राय हैं, हमारे यहां अलग अलग लोग आ जाते हैं। केजरीवाल की पार्टी में केवल 1 या 2 लोग हैं जिनकी हिम्मत भी है किसी और पार्टी से मिलने की। हमारे यहाँ के लोग हर जगह, हर किसी पार्टी में लोग मिलते हैं, क्योंकि हम वो बंधुआ मजदूर नहीं रखते हैं पार्टी। तो ये कहना कि कांग्रेस ने कभी भी पहल की है इनसे मिलने के लिए, देखिए राज्यसभा में अलायंस अलग बात है। जब आप राज्यसभा में होते हैं तो आप बिल्कुल विपरीत विचारधारा वाली पार्टियों से भी फ्लोर कोऑर्डिनेशन अलग बात होती है। बाहर जनता के बीच में चुनाव के लिए या और चीजों के लिए कोऑर्डिनेशन और कोalition अलग चीज। तो क्या अब जो 2024 का है वो तो थोड़ा आगे, आप मध्य प्रदेश की भी राजनीति में सक्रिय रहते हैं कांग्रेस की तरफ से, चुनाव आने वाला है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, उसके बाद आएगा 2024 का लोकसभा चुनाव जो आम चुनाव है। आम आदमी पार्टी ने यह घोषणा की है कि ये तीनों स्टेट्स में कांग्रेस के खिलाफ या फिर वो चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो ये जब बातचीत चल रही है कि अध्यादेश पर समर्थन उन्हें चाहिए, आम आदमी पार्टी को चाहिए, तो क्या इसमें इलेक्टोरल जो समझौता है ये बीच में ला करके कुछ बात बन सकती है? क्योंकि जो ब्रॉडर अलायंस की बात हो रही है कि ब्रॉडर अपोजिशन अलायंस हो बीजेपी को हराने के लिए, क्या उस चीज पर चर्चा होने से ये बात बन सकती है? देखिए साहब, जहां तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात है, ये 2 स्टेट्स को मैं जानता हूं, और अमूमन राजस्थान का क्या हाल है मैं नहीं कह सकता, इसलिए मैं कमेंट नहीं करूंगा। आम आदमी पार्टी का कहीं कोई वजूद नहीं, 1-2 सीट में, वो तो किसी भी पार्टी का होता है, कोई भी नई पार्टी आती है। भाई बसपा भी 10-12 सीटों पर हमेशा पावरफुल रही है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, सपा है, तो 4-5 सीटों में सब पार्टियां हैं। कहीं क्योंकि क्या होता, कहीं ना कहीं किसी पार्टी से नाराज कोई नेता किसी और पार्टी में चला गया और वहां उसने अपना वर्चस्व बना लिया, 1-8 सीट इधर, 1-8 सीट उधर। MIM भी कुछ सीटें जीती अभी जो लोकल इलेक्शन हुए थे। लेकिन मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में ये ना किसी पार्टी को फायदा कर सकते हैं, ना किसी पार्टी को नुकसान कर सकते हैं। इसलिए इनसे कोई अलायंस में हमारे को मदद मिल जाए मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, ये बात संभव ही नहीं है। इसलिए किसी को अगर इस बात से अलायंस करना है कि हमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसी तरह की मदद मिलेगी, ये बात गलत। हाँ, ये उसमें चालाकी कर रहा है। ये क्या कर रहा है कि चाहता है कि अगर ब्रॉडर अलायंस हो जाए तो कांग्रेस के समर्थन से ये छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में 2-4-5 सीटें अपनी निकाल ले। 2-4-5 सीटें निकालने के बाद ये सब मामला भी वहां चालू कर देगा। लोकल अगर एक विधायक हो जाते हैं तो एक खूंटा मिल जाता है, खूंटा मिलने से ये कोशिश करेगा कि हम एक बड़ी पार्टी बनने की कोशिश करें। तो ये केवल और केवल अपने स्वार्थ में आज किसी से भी हाथ मिलाने को तैयार है, और ये इसकी जरूरी बात। इसलिए अगर कांग्रेस ये समझे कि कोई इनसे अलायंस करके हमें कुछ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा, इसका कोई मतलब ही है, ना ही इन 2 स्टेट्स में हम ऐसी पोजीशन में। देखिए, मैं आज आपको बिल्कुल क्लियर कह सकता हूं, आज से 5 महीने पहले अगर मुझसे पूछते तो मैं कहता मध्य प्रदेश में हम ऑलमोस्ट विक्ट्री के पास हैं, हम जीत रहे हैं, प्रोवाइडेड हम बाकी सब हमारी गोटियां ठीक हो जाए, जैसे लोग कहते हैं। आज हम इस स्थिति में हैं कि पिछले 2 या 3 महीने में मध्य प्रदेश की कांग्रेस में एक तरीके से रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। सारे नेता एक साथ आए हैं, फील्ड पर हम लोग एक्टिव हो गए हैं, हमारे विधायक जाने लगे हैं, हमारे सर्वेज आ गए हैं, अलग अलग कम्युनिटी के इंटरेस्ट सामने निकल कर आने लगे हैं,
हमने जो वहां गारंटियां फील्ड में दी हैं उसका असर होने लगा है। और मैं आपको बता सकता हूं कि आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश में अब बिल्कुल क्लियर कांग्रेस की मेजोरिटी की सरकार आ रही है और यही खबरें हमको छत्तीसगढ़ से आ रही है। तो हमें जरूरत नहीं है आम आदमी पार्टी की। आप कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल सार्वजनिक रूप से माफी मांगे तो हम सोचेंगे अध्यादेश में क्या विचार। तो कांग्रेस को सोचना नहीं, मैं कांग्रेस नहीं हूं, मैं तो फिर भी नहीं सोचूंगा। पर छोड़िए, मैं कांग्रेस नहीं हूं। कांग्रेस को बड़े पिक्चर देखनी चाहिए। अगर उनको लगता है कि इस बड़ी पिक्चर में एटलीस्ट इसका प्रपोजल कंसिडर करना चाहिए तो कंसिडर किसी भी डेमोक्रेटिक पार्टी को करना चाहिए, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा, पहले हर तरह से ये माफी मांगे, रिटर्न माफी मांगे, उसके बाद ये इस बात को कन्विंस करे कि क्यों सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है। उस बात की हम अगर समर्थन करें तो सही बात पे करें ना भाई, ऐसा थोड़ी हम किसी भी चीज पे समर्थन कर सकते हैं। और उसके बाद तीसरा, इससे ये ऑपरेशन की जो यूनिटी है उस बात को आगे वाले समय में कैसे देखेगा। और जी आज अनाउंसमेंट कर रहा है कि ये 543 सीट पे लड़ेगा, किस स्ट्रैटेजी से लड़ेगा। जहां जहां हम पावरफुल हैं, जहां जहां हमारे सहयोगी पार्टियां पावरफुल हैं, वहां ये क्या रुख रखेगा। जैसे मैंने सवाल किया, ममता जी के खिलाफ क्या बोलेगा 2024 में, उद्धव ठाकरे के खिलाफ क्या बोलेगा महाराष्ट्र में, या नीतीश के खिलाफ क्या बोलेगा। फिर बिहार में अगर पूरी सीटें लड़ोगे तो काबिज पार्टी के खिलाफ ही कैंपेन करोगे ना। ये तो हो नहीं सकता कि जो सिटिंग एमपी हो उसको आप सपोर्ट करो, कहो वोट हमें दो। तो ये क्या उल्टी सीधी बातें कहेगा इन चुनाव में, उस बात को स्पष्ट करें। बात हम लौट करके दिल्ली पर आते हैं। एक सवाल ये कि पंजाब में कांग्रेस को नुकसान किया, दिल्ली में कांग्रेस को नुकसान करा, अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल के सामने कांग्रेस ये भी रखेगी कि इन स्टेट्सों के अंदर जहां पर ये अलग अलग स्टेट्स में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ती है, क्या उसको भी साइडलाइन किया जाए? अभी समर्थन चाहिए? ऐसे तो बात करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है करनी नहीं चाहिए। भाई जो आदमी की कुछ है ही नहीं वहां, तो क्यों हम उसको इम्पोर्टेंस दें। अगर हमें इनसे कुछ बात करनी है तो हमें, मैंने कहा, ये 3-4 स्तरों पे पहले बात करनी चाहिए, माफी पे और उनकी तमाम इल्जामों पे, और फैक्ट की दिल्ली का जो बिल आएगा ऑर्डिनेंस का वो क्यों गलत है, और तीसरा ओवरऑल ऑपरेशन यूनिटी के बारे में इसके क्या सवाल है, आने वाले 3-4 साल में इसका क्या बर्ताव रहेगा, इसके बारे में बात करें तो फिर हम मान सकते हैं। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी ये रेलिवेंट ही नहीं है, तो हमारी पार्टी की गलती होगी अगर हम इनको रेलिवेंट माने। ये बात ठीक है कि अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को हम टू फार फेचेड मानते हैं कि आखिर नहीं ठीक है। वहां पर तो अभी आम आदमी पार्टी ने पहले कभी सीरियसली चुनाव भी नहीं लड़ा है। दिल्ली पे हम वापस आते हैं। नहीं, सीरियसली चुनाव लड़ा जी। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। मेरे 3 दोस्त थे मध्य प्रदेश में जिनको 2019 में इन्होंने टिकट भी ऑफर किया था, और मैं ओपन नहीं कह रहा हूं, टेलीविजन पे टिकट के साथ साथ 20 लाख कैश ऑफर किया था। उन तीनों से मैं बुलवा सकता हूं। जो पार्टी कहती है ना कि हमारे पास धन नहीं है, मध्य प्रदेश में 20-20 लाख रुपया ऑफर किया था उन तीनों को। मैं आपके सामने प्रूफ दिलवा सकता हूं तीनों को। तो ये सीरियसली लड़ना चाहते थे, जनता ने वोट नहीं दिया, इसलिए नॉन सीरियस हो गए। अच्छा चलिए ठीक है, हम बात मान लेते हैं, लेकिन फिर दिल्ली पे हम वापस आते हैं। दिल्ली में आज आप भी ये मानेंगे कि आपकी पार्टी अभी नंबर 3 पार्टी है, ठीक है, चाहे वो एमसीडी इलेक्शन में रहा हो हाँ। या फिर विधानसभा में रहा हो। लोकसभा में आप दूसरे नंबर पर आए थे, लेकिन अभी पता नहीं लोकसभा में भी जब 2024 में होगा तो आपकी क्या स्थिति रहेगी, उसके बारे में हमें नहीं पता है। आज दिल्ली में कांग्रेस का नीचे जाने का सबसे बड़ा फायदा अरविंद केजरीवाल को हुआ, और वो शुरुआत हुई जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी 2013 में। वो गई 8 सीट आप तब जीते थे, उसके बाद 2 बार आप 0 सीटों पर आए। आज की तारीख में बिना कांग्रेस का क्या ये जो आप लोगों ने इतना हार्ड स्टैंड रखा है कि हम नहीं सपोर्ट करेंगे, क्या ये पार्टी को फायदा पहुंचा रहा है या पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है और नीचे जाएगी, और जो भी बीजेपी के विरोधी हैं वो जाकर के अरविंद केजरीवाल के साथ हो जाएंगे? आप दिल्ली की बात करें जी। नहीं, देखिए साहब, दिल्ली में तो सीधी बात है। आज जैसे अगर आप कहें, एक अंग्रेजी में शब्द है, वी आर एट आवर्स नादिर, हम अपने लोएस्ट पर हैं, तो इससे तो हम आगे ही बढ़ सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारी हालत, हम ये नहीं है कि 7-8% करें, हम 12-14-15%, 17% करें, क्योंकि बहुत से लोग कांग्रेस को इसीलिए नहीं वोट दे रहे क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई कांग्रेस को वोट देना वेस्ट होगा, अगर हमें बीजेपी को हराना है तो हम आम आदमी पार्टी को वोट दे देते हैं। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो केवल सेक्युलरिज्म के इश्यू पर उसको वोट देते हैं, विकास पे, काम पर, वो सब जानते हैं कितना निकम्मा है। और जिस दिन कांग्रेस अपने आप को शक्तिशाली बनाएगी और पावरफुल बनकर दिखेगी, मैं आपको बता रहा हूं, हम सीधे 18, 20, 22, 24% पर तो स्टार्ट करेंगे वहां से,
उसके बाद हम क्या लोगों के बीच में लेके जाते हैं, क्या घर घर जा पाते हैं, वो अलग बात है, वो चुनाव की बातें होती है, क्या हम अपने आप को कितना अट्रैक्टिव कर पाते हैं। तो मैं तो कांग्रेस को दिल्ली में काफी पावरफुल मानता हूं। हमें सिर्फ दिक्कत क्या होती है कभी कभी, जब ऊपर के लेवल पर हम लोगों को लगता है या हमारे कार्ड को, जैसे मैं आपको बताऊं 2019 में हम ऑलमोस्ट 2 महीना खो गए कैंपेन में, यही चलता रहा अलायंस होगा कि नहीं होगा, हमारा कार्डर कंफ्यूज रहा, हमें पता ही नहीं चला हम कैंपेन करें कि नहीं करें। भाई जब हम 15 दिन के कैंपेन में 3 नंबर से 2 नंबर पर आ सकते थे, तो 2 नंबर से हम कहीं और ज्यादा कैसे नहीं हो सकते थे। मैं आपको बताऊं, खुद स्वयं हम लोग शीला जी का चुनाव लड़ रहे थे, आखिरी दिन तक बहुत जगह लोगों पे हम ये मैसेज नहीं ले जा पाए थे कि कौन चुनाव लड़ रहा। वोटिंग के 1-1, 2-2 दिन पहले अरे शीला दीक्षित चुनाव लड़ रही है, अच्छा किस पार्टी से, क्योंकि हम लोग सारे समय इसी असमंजस में पड़े थे। अगर हम लोगों ने उसके पहले जैसे और राज्यों में हम लोग तैयारियां कर सकते थे, दिल्ली में हम तैयारी कर लेते, तो कभी कभी ये जो असमंजस की स्थिति होती है, और ये भी मैं बताऊं, ये केजरीवाल की रणनीति का एक हिस्सा है कि कांग्रेस के अंदर में हम इतना कंफ्यूज करें, क्योंकि इसमें एक फायदा तो है, ये मीडिया में और अपने बातचीत में जिस तरीके से बोलता है वो उसमें क्षमता है और उसको क्रेडिट देना चाहिए वो क्षमता का। वो जो एक जमाने में वो हुआ करते थे ना जादूगर टाइप के लोग, वो तरीका इसमें क्षमता है, ये अपनी बात बहुत अच्छे और लचीले तरीके से बोलता है, तो हमारे लोग भी कन्विंस हो जाते हैं कि नहीं यार ऐसी स्थिति है। और ये देखिए मिलेगा भी, फिर हमारे यहाँ भी कुछ टॉप लीडर हैं जो ये ज्यादातर वो टॉप लीडर है जो जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़े, वो हमेशा इस बात को बोल देते हैं क्योंकि वो मैनिपुलेटिव राजनीति में रहते हैं। तो आप मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जादूगर है? नहीं, वो मैंने कहा बोलचाल का जो जादूगर है, एक माहौल कभी कभी जो ये बनाता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो मैं 2019 से 80-90% समझते थे हो गया अलायंस, जैसे आप कह रहे हो अलायंस तो कभी था ही नहीं पेपर पे, लेकिन आप भी कह रहे हो कि अलायंस ऑलमोस्ट हो गया था। आपको आप भी तो मान रहे हो? नहीं, मैं तो 5-2 पे बात हुई थी अलायंस उन्होंने ऑफर किया था 5-2 का, मैं वो ऑफर लेके पार्टी के पास गया। जब मैं ऑफर लेके पार्टी के पास गया तो मुझे कहा कोई चांस ही नहीं है। भाई आप जब दूध कल को, जैसे मैं आपको कल को एक बात कहूँ, सपोज बाय चांस कि यार हम लोग चाहते हैं आज तक में कार्यक्रम करना, आप क्या मदद करोगे? तो आप कहोगे भैया मैं नहीं, मैं आप अपने एडिटर से बात करोगे, एडिटर कहेगा नहीं भाई हम पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं करते, ना कर देगा। लेकिन मैं ये कहूँ कि नहीं वो पॉलिटिकल प्रोग्राम करता है क्योंकि आप मेरी बात लेके गए। बात लेके जाना एक दूत का काम होता है। आप मेरी दूत नहीं, मैं बता रहा हूं उस समय मैं दूत की तरह था। उसने जो बात कही मैंने शीला जी को वो बता दी। मैं तो कोई डिसीजन, अगर मैं डिसीजन मेकर होता तो मैं मानता कि वो डिसीजन मेकर से बात कर रहे हैं। उनको ये लगता था कि शीला जी के बेटे हैं इसलिए शीला जी को समझा लेंगे। शीला जी किसी से समझने वाली व्यक्ति नहीं थी। शीला जी और मेरा क्या संबंध है मैं ही जानता हूं, 90% लोग नहीं इस बात को समझते। वो मुझे एज ए कांग्रेस वर्कर मानती थी पॉलिटिकल फ्रंट में, एज ए सन मानती थी प्राइवेट फ्रंट में। तो ये कोई नहीं था क्योंकि मैं कोई बात लेके जाता वो मेरी बात मान लेता। तो ये समझ लेना कि कोई इनकी बात को, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये जो एक माहौल बना था उस माहौल से हमने बहुत लूज किया। नहीं तो कम से कम आम आदमी पार्टी का 4-5% और ज्यादा वोट हमको मिलता उससे। क्या शीला जी का आपने कहा, जिक्र किया, इसीलिए मुझे कुछ चीजें आपसे पूछनी है। आपने 2 फ्रंट कहा कि पॉलिटिकल फ्रंट पर आपको पार्टी वर्कर मानती थी, पर्सनल फ्रंट पे आप उनके बेटे हैं ही। जो 2013 में पोस्टर लगे शीला दीक्षित के फोटो के साथ और अरविंद केजरीवाल के फोटो के साथ, क्या वो शीला दीक्षित के लिए बतौर मुख्यमंत्री और इन पर्सन वो किस तरीके का, क्या वो सेटबैक था? क्या वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि इस तरीके से उनको एक तरीके का कहा जाए डेमोनाइज किया जाएगा, भ्रष्टाचार के चेहरे के तौर पर दिखाया जाएगा? क्या आप मानते हैं क्या कि वो उस समय क्या शीला दीक्षित क्या सोच नहीं? देखिए मैडम से जब हमने बात की थी, मैडम इन चीजों को सीरियसली नहीं लेती। मैडम ओल्ड स्टाइल पॉलिटिशियन थी और मुझे नहीं लगता है कि जो मीडिया बदल रहा था और ये था कि जो व्हाट्सएप पे आएगा, जो सामने दिखेगा, लोग उसी पे विश्वास करेंगे, वो मेरे ख्याल से एक बदलते हुए कम्युनिकेशन वर्ल्ड में वो नहीं इसको समझ पाई, जैसे मैं नहीं समझ पाया, बहुत से लोग नहीं समझ पाए। और वो हमसे बार बार कहती थी कि मैंने काम किया है, मैंने कोई गलत नहीं किया, क्यों लोग मुझे गलत मानेंगे? भाई मैक्सिमम और 17-18 करोड़ का उनका बजट था। मुझे अभी भी मालूम है, बहुत लोग जब आते थे कहते एडवर्टाइज कर लो, कहते थे नहीं भाई ऐसे थोड़ी एडवर्टाइज करना है। और मुझे दूसरी बात लगती है कि जो बार बार जब लोग कहते हैं ना कि कांग्रेस के संगठन कमजोर था, वो भी था। हम लोग हमारी पार्टी हमारे किए हुए आरोपों को लड़ नहीं, चाहे दिल्ली की बात हो चाहे और स्टेट्स में। देखिए जब आप पे आरोप लगते हैं, जब सड़कों पे कांग्रेस के खिलाफ क्वेश्चन कहा जाता है, तो सड़कों पे हमारा योद्धा कौन है? हमारा योद्धा एसडीएम, स्कूल का टीचर,
सरकारी का अस्पताल का आदमी थोड़ी है। हमारा स्कूल योद्धा तो हमारा वर्कर है, हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट है, हमारा जिला प्रेसिडेंट है। तो मुझे लगता है कि क्या ये हुआ, सरकार और पार्टी में कोऑर्डिनेशन नहीं था या क्या था, नेशनल लेवल पे भी हम नहीं लड़ पाए भाई। हम कोल जैसी अच्छी नीति को भी नहीं समझा पाए, हम 2G जैसी अच्छी नीति को भी लोगों में नहीं समझा पाए। ये जो भ्रम था कि 1,76,000 करोड़ का करप्शन है, ये केवल एक एस्टिमेटेड लॉस था, करप्शन नहीं था, हम ये लोगों को नहीं समझा पाए। तो ये तो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर समझाते ना। तो वहां हमको लगता है कि जो ये प्रथा बार बार कही जाती है कि कांग्रेस के संगठन में भी कमजोरी है, इस कमजोरी को मैं मानता हूं और ये प्रदर्शित करता हूं। मैं जैसे बार बार कहता हूं, ये बात कैसे लोगों में निकल गई कि 70 साल हमने कोई काम नहीं किया, और इसको कौन काउंटर करेगा भैया। चलो मानो मैं मीडिया पे सवाल नहीं उठा रहा, बट मानो आप नहीं कर रहे, मानो न्यूज़पेपर नहीं कर रहा, मानो टेलीविजन नहीं कर रहा, तो कौन है जो जमीन पर संवाद करता है? हमारा कार्यकर्ता करता है ना। नेहरू जी के ऊपर अगर गलत बयान आती है तो हमारा कार्यकर्ता लड़ सकता है ना। इंदिरा जी के बारे में कहा जाता है तो हमारा कार्यकर्ता लड़ सकता है ना। आज सोनिया जी की इज्जत के लिए मैं और जय माकन लड़ रहे हैं ना, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता है ना। अगर हम दोनों चुप हो जाते और हम साइन कर देते एग्रीमेंट इसके साथ, तो किसकी इज्जत को हम हाथ में रखते? सोनिया जी की रखते ना। अगर हम नहीं लड़ेंगे अपने लोगों की इज्जत के लिए कार्यकर्ता के बतौर पे, शीला जी पे अगर भ्रष्टाचार का इल्जाम लग रहा था तो कौन उनकी इज्जत के लिए लड़ता? आज आप देखिए बीजेपी को, इस बात में मैं बीजेपी की सराहना करता हूं कि बीजेपी के नेताओं पे बुरे से बुरे अगर भ्रष्टाचार के, रेप के आरोप लगते हैं, सही गलत में मैं नहीं जा रहा, उनके कार्यकर्ता, उनके मुख्यमंत्री, उनके प्रधानमंत्री लड़ते हैं उसके लिए। हम लोग कहते हैं अनैतिक है, फिर भी एज अ पार्टी वो अपने लोगों के लिए लड़ते हैं। हम क्यों नहीं लड़े अपने लोगों के लिए? कौन लड़ेगा सड़क पर जाकर? हमारे आधे नेता तो खुद शीला जी के खिलाफ भड़के हुए थे, भड़का रहे थे। उनको लग रहा था ये कैटेगरिज्मिक शिफ्ट हो रहा था। मैं आपको खुद बताता हूं, मैंने खुद कहा, शीला जी से भी कहा 2013 में, और एक मीटिंग में मैंने सोनिया जी से भी कहा कि मैम दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी इलेक्शन, ये कांग्रेस का दिल्ली में आखिरी चुनाव है, ये मेरे शब्द हैं। दिस इज आवर लास्ट इलेक्शन इन दिल्ली। हम ऐसी हालत में जाएंगे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मैंने याद किया था कि ये कैटेगरिज्मिक शिफ्ट हो रहा है लोगों में, नहीं समझी हमारी पार्टी। हमारे लोग नहीं लड़े। शीला जी के मुख्यमंत्री रहते हुए आपने ये कह दिया था कि ये दिल्ली में आखिरी इलेक्शन है। जी, मैडम ने मुझसे चुनाव के, सोनिया जी ने मुझे पार्लियामेंट में मुझसे पूछा, मैं दिल्ली की वोटिंग हो गई थी, उसके अगले दिन मैं पार्लियामेंट गया, सोनिया जी ने दूर से मुझसे पूछा कितना, मैंने कहा 10 से नीचे सीटें आएंगी। आई न्यू व्हाट वाज हैपनिंग ऑन द फील्ड, आई न्यू किस तरीके से कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार किया गया है, और पार्टी कहीं नहीं थी हमको डिफेंड करने में। आज हम जिन फ्लाईओवर का, जिन शिक्षा व्यवस्था का, जिन अस्पतालों का, जिस बिजली व्यवस्था का, जिस पानी की दुहाई देते हैं, क्यों नहीं हम 2013 में दे रहे थे? कांग्रेसी कह रहे थे कि संदीप दीक्षित की ऑरेंज बसें हैं, बीजेपी वाले नहीं कह रहे थे। कांग्रेसी कह रहे थे कि जितने बिजली के मीटर हैं संदीप दीक्षित की कंपनियों के हैं। कहां भाई, दिखा दो ना मेरी वो कंपनियां कहां हैं, वो बसें कहां हैं? तो जब पार्टी वाले पार्टी में जाकर आपको बदनाम करेंगे तो कौन डिफेंड करेगा आपको भी? मुझे खुद कांग्रेस के एक सीनियर लीडर ने जाके कहा कि यार वो जो गुब्बारा आया था कॉमनवेल्थ में, वो तो तुम्हारा था, उसको कहां स्टोर करके रखा है? तो मेरे सिपाही जब मुझसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे दुश्मन की तरफ से लड़ रहा हूं, तो हम कौन सी लड़ाई लड़ेंगे? कांग्रेस डिफीटेड कांग्रेस इन 2013 एंड आफ्टर केजरीवाल, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्यों नहीं सुधारा? संदीप दीक्षित कहां चले गए? शीला दीक्षित भी रही 2019 तक, कहां चले गए? बाकी कहां चले गए? आज सब एक हो रहा है। वो कैटेगरिज्मिक शिफ्ट था। अगर आप दुनिया में अपने परिवार को बदनाम कर दें, माफ करिएगा मैं बहुत भद्दा एग्जाम्पल दे रहा हूं, कल को मैं बाहर जाकर अपनी वाइफ, अपनी बेटी, अपनी सिस्टर के बारे में लांछन लगाने लगूं, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन कर दूं, तो परसों कौन भेजेगा अपने बेटे को, मेरी बेटी को ब्याहने के लिए? मैं ही अगर उनको कह दूं कि ये माफ करिए मैं बहुत भद्दा एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर मैं ही अपने घर के लोगों को कुलच्छनी बता दूं, तो कौन आएगा मेरे घर पे? भाई हमने अपने घर को बदनाम किया, हमने अपने घर को काला दिखा दिया, हमने अपने घर को अनटचेबल बना दिया, तो पब्लिक क्यों नहीं अनटचेबल समझेगी? सवाल ये भी है ना सर कि कार्यकर्ताओं के अंदर जोश, कार्यकर्ताओं में विश्वास पैदा करना लीडर का काम होता है। बिल्कुल होता है। पिछले काफी वक्त से कांग्रेस के जो दिल्ली के लीडर हैं वो घरों में रहे हैं, बाहर नहीं आए, सड़कों में न अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया, न अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ बोले, न चुनावों में पूरी तरीके से कैंपेन करा। चुनाव हुआ तो 1 या 2 दिन कैंपेन में नजर आए या फिर यमुना घाटों में बैठे हुए नजर आए।
क्या वजह है? क्या मानते हैं कि कांग्रेस की जो दिल्ली लीडरशिप है वो चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल जीत जाए, कोई दिक्कत नहीं बीजेपी को हराना? नहीं, ये तो मैं देखिए ऐसा है, मेरे असेसमेंट कुछ भी हो सकता है कांग्रेस लीडरशिप का। यहां कभी नहीं रहा कि बीजेपी जीतेगी ये या आम आदमी जीते या कौन जीते बीजेपी पीछे रहे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम बल्कि अरविंद केजरीवाल को पॉलिटिकली अपना दुश्मन मानते हैं, क्योंकि मेरे आज भी कहना है कि बीजेपी हमारा वोट नहीं काटती। हमारा और बीजेपी के अलग अलग सबसेट्स हैं, वो अपने सबसेट से वोट लेते हैं, हम अपने सबसेट से वोट लेते हैं, और हमारे सबसेट का वोट केजरीवाल लेता है। केजरीवाल हो सकता है बीजेपी के भी कभी थोड़ा वोट लेता हो, क्योंकि वो हिंदू टाइप की बातें करता रहता है और धार्मिक राजनीति भी करता है उसमें कोई उसको दिक्कत नहीं है। और जैसे क्या बार बार जाके कहता है मैं तो बनिया हूं, बनियों का बेटा हूं, तो वो कास्टिस्ट राजनीति भी करता है। तो हमें बीजेपी से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। बीजेपी मैक्सिमम हमारा 3-4% कभी ले लेगी, जो विकास आधारित वोट, और विकास आधारित वोट में तो हमने इतना काम किया है कि बीजेपी का विकास आधारित वोट भी कांग्रेस की तरफ आ जाएगा अगर उसको लगेगा कि कांग्रेस जीत रही है। मुझे ये लगता है कि हम लोगों ने 2013-14 के बाद जो प्रयास किए, हमने हम अपने आप को हमने कमजोर कर लिया था कि हमारे प्रयास वांछित रिजल्ट नहीं ले पाए, और क्योंकि नहीं ले पाए, और इसलिए देखिए कांग्रेस लीडरशिप को आप एक चीज तो माननी पड़ेगी, हम लोग ज्यादातर सत्ता के नेता रहे, हम लोग विपक्ष के नेता नहीं रहे। जैसे मैं आपको एक बात कहता हूं जो मुझे हमेशा वो करती है, कांग्रेस में कम से कम हमारे आपस में बहुत कम चर्चा हुई है कि हम ऐसा क्या करें कि वोटर्स को दोबारा कांग्रेस की तरफ अट्रैक्ट करें। हमारा ये होता है कि हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट बन जाए, हमारे कॉर्पोरेशन में मेंबर बन जाए, वो ठीक है, वो भी जरूरी है व्यक्तिगत वर्चस्व के लिए। हमको भी चाहिए 4 आदमी हमारे नारे लगाएं, हम कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएं तो 4 जगह हमारे होर्डिंग पोस्टर लगे, क्योंकि उससे नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा कौन नेता है। पब्लिसिटी का एक एग्जाम्पल होता है। लेकिन हम नए लोगों को कैसे जोड़ें, हम नए वोटर्स को कैसे जोड़ें? आज 2013, और आज ठीक है, दूसरी बात है कि आज सामान्य जन शीला जी के कामों की बात करने लगी है, लेकिन इसमें कोई कांग्रेसियों का बहुत बड़ा योगदान नहीं है। तो लेकिन आज भी क्या हमारे पास सही नहीं, आज भी क्या हमारे पास वो काडर है जमीन पर कि हम उस बात को ले जाकर लोगों के बीच में सही में जो हमने काम किया था उसको एक नए पर्सपेक्टिव में जो काम किया है वो सब सराहना करेंगे। लेकिन शीला जी तो आज चुनाव लड़ नहीं रही। शीला जी का नाम चुनाव में अगर लड़ना है तो उस नाम से हम आगे क्या दिल्ली को देंगे जिसमें लोग दोबारा हमारे पास आए, उसमें शायद हमारे पास। अच्छा, आखिरी सवाल, अब चूंकि ये पूरा जो माहौल है उसमें अरविंद केजरीवाल एक तरीके से कांग्रेस पर निर्भर है, क्योंकि अध्यादेश को अगर चुनौती देनी है संसद के अंदर तो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, सबसे ज्यादा संख्या बल विपक्ष में कांग्रेस के पास है। क्या ये अब मान लिया जाए कि कांग्रेस टूथ एंड नेल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ही रहेगी, या फिर एक गुंजाइश है कि वहां पर कुछ बात बन सकती है, अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया जा सकता है लेकिन कुछ शर्तों के साथ? क्या आपको लगता है, क्या ये सवाल अभी भी कांग्रेस के सीनियर नेतृत्व के पास है? आपको क्या लगता है, क्या कि इसमें सोचा जा सकता है अगर कुछ चीजें आए? देखिए, पहली चीज तो इसमें हम अध्यादेश का समर्थन, मेरा तो पर्सनल फीलिंग ये है कि हमें वोट नहीं करना चाहिए, अब्सटेन करना चाहिए। बीजेपी भी जिस ताड़म तोड़ में आई है वो भी गलत है। जैसे मैंने कहा ठीक है, उनका अध्यादेश की कई बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन उसने जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी अप्लाई की है वो करेक्ट नहीं है। आप अगर किसी प्रदेश के मूल ढांचे पर काम करते हो तो भले ही उसमें कुछ ना हो, एक बार आपको सीएम को बुला के बात करनी चाहिए थी। आपको होम सेक्रेटरी कर लेता, कोई कर लेता, एलजी कर लेता, बात ना बनती अलग बात है। एफर्ट करते, कांग्रेस को बुलाते, हम भी एक पार्टी है दिल्ली में, कई बार होता है ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है, ऑल पार्टी मीटिंग आप बुलाते, एक बार बात कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, चाहे उसमें हल नहीं निकलता, फिर आप करते जो आपको करना। तो मेरे हिसाब से तो हमको एब्सटेन करना चाहिए। जहां तक ये बात है, देखिए पहली तो अगर हम अध्यादेश का समर्थन करें या एब्सटेन करें या नहीं करें, ठीक है, इससे राजनीतिक रूप से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम इस समय कांग्रेस का ग्राफ जो बढ़ रहा है और कारणों से बढ़ रहा है, हमारी नीतियों से। हम अपने पुराना जो लोगों में इमेज थी उसको बहुत हद तक हम धो पाए। लोगों ने समझा है कि जो कांग्रेस को वो समझते थे करप्ट है, गलत है, कमजोर है, वो वैसी नहीं है। आज हमारा रियल चेहरा, असली सच लोगों के सामने आया है। हम सड़क पर संघर्षरत दिखे हैं, चाहे जन आंदोलन की बात हो, चाहे अलग अलग राज्यों में हमारे लड़ते हुए नेताओं की बात हो, चाहे राहुल जी का अलग अलग जगहों पर जाने की बात हो। हमने अपने दायरे को ब्रॉड किया है, हमने नई तरीके से नीतियों के साथ लोगों के साथ जुड़े हैं।
हम मध्य प्रदेश में क्या करने वाले हैं, हिमाचल में क्या कर रहे हैं, कर्नाटक में कैसे नीतियों में परिवर्तन हुआ, ये जमीन पर भी दिख रहा है। तो इससे कांग्रेस के भविष्य को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कोई इधर उधर एक आध दो सीट पे वकील हो, कोई इधर कमजोर हो जाएंगे, उधर फायदा हो जाएगा, वो तो रोज चलता है। इशू ये है कि क्या हम दिल्ली के किस स्वरूप को आगे समर्थन करेंगे, वो हमें देखना चाहिए। और दूसरा, अगर हम किसी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं तो वो पार्टी ओपन होकर अब बताए कि वो हमारे बारे में क्या सोचती है। ये मैं भाई, अगर हम सही में अगर महिला सम्मान के लिए काम कर रहे हैं तो माफ करिएगा, मैं बड़ा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या हम सीरियल रेपिस्ट के साथ खड़े होते दिखने पड़ेंगे? या तो वो कहे कि नहीं भाई वो पुरानी प्रथा हमने छोड़ दी, कहे कि नहीं कांग्रेस भ्रष्ट नहीं है, कहे कि सोनिया गांधी को कभी जेल नहीं जाना चाहिए था, कहे कि शीला जी को मैंने गलत गाली दी और उनकी रूह मुझे माफ करे, कहिए कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मैंने जो कुछ कहा सरासर झूठ था, कहिए कि टूजी के बारे में मैंने जो बोला गलत था, कहिए कि दिल्ली में बिजली भ्रष्टाचार जो मैंने कहा था बिल्कुल गलत था। हो सकता है उस समय मुझे किसी ने गलत बताया हो, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मैं झूठ था। कहिए जिस तरीके से मैंने कपिल सिब्बल से माफी मांगी और चिदम्बरम से माफी मांगी और अरुण जेटली से माफी मांगी, मैं राजघाट पे लमलेट होकर कांग्रेस के सामने माफी मांगती। ठीक, प्रायश्चित के बाद तो बहुत सी चीजें संभव है, लेकिन प्रायश्चित जेन्युइन होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल वाला प्रायश्चित नहीं, उसने तो एफिडेविट साइन करके भी पीछे चला गया, उसने तो बच्चों की कस्में खाके भी राजनीति एंटर कर ली और कांग्रेस का समर्थन ले लिया। तो माफ करिएगा, जिसे अपने बच्चों की कसम की इज्जत नहीं है उस पर मैं कैसे भरोसा कर लूंगी? चलिए, तो बात पूरा का पूरा भरोसा का है। भरोसा कैसे किया जाए कि दिल्ली में जिस तरीके से सत्ता अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं बाद में नहीं चलाएंगे, जिस तरीके की स्थिति केंद्र और दिल्ली के बीच में होनी चाहिए वो नहीं बदलेगी, और साथ ही साथ पॉलिटिकल तौर पर जिस तरीके से निशाने पे कांग्रेस रही है लगातार अरविंद केजरीवाल के और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व रहा है, क्या गारंटी है कि बाद में वो नहीं होगा। इन तमाम विषयों पर गारंटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कई सारी गारंटियां देते हैं जहां चुनाव में जाते हैं, लेकिन संदीप दीक्षित एक अलग किस्म की गारंटी मांग रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ जुबानी नहीं होनी चाहिए बल्कि वो उनके आचरण में भी दिखाई देनी चाहिए, तभी जाकर के अगर समर्थन की बात कहीं आती है तो आती है। लेकिन फिलहाल जब तक ऐसा नहीं है तब तक कांग्रेस को अध्यादेश पर न तो बीजेपी के साथ दिखना चाहिए न ही आम आदमी पार्टी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े। सुशांत हमारे साथ, आपने भी पूरा कई तीखे सवाल पूछे संदीप जी से, आपका भी शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया कि आपने ये पूरा कार्यक्रम देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।